नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है? एक एनर्जी का बाल्टी होता है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में। याद रखना, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में। तो देखिए, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है? के क्यू बाई आर, यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी, यानी C किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपॉन में V। यही C क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या फिर कैपेसिटर। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। इसकी SI यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरड, सिंपल फैरड बोलते हैं, F लिखते हैं। माइक्रो फैरड का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैरड। मिली फैरड का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -3 फैरड। नैनो फैरड हो जाएगा 10 की पावर -9 फैरड। और पीको फैरड हो जाएगा 10 की पावर -12 फैरड। ये आपको याद रखना, Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले लिया कैपेसिटेंस को समझने के लिए। पहले पार्ट में बोला गया है विच वन हैज़ ग्रेटर कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, आपको लगाना है कॉन्सेप्ट किसका? स्लोप का। तो स्लोप किसके इक्वल होता है बच्चों? टेन थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि Q अपॉन में V। और Q अपॉन V क्या होता है? कैपेसिटेंस के इक्वल बच्चों। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया? कैपेसिटेंस के, यानी स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कैपेसिटेंस। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। तो C1 वाले का स्लोप ज़्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। C1 ग्रेटर देन C2। अब इस केस में आपको निकालना है C1 अपॉन C2 का रेशियो क्या होगा। अगेन हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे V लिख देता हूँ और यहाँ थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ और यहाँ Q लिख देता हूँ। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर V और अपॉन में बेस, यानी कि Q। तो अब हमें एंगल से मतलब है तो हम यहाँ पे स्लोप नहीं लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन Q। और Q अपॉन V क्या होता है? C। तो V अपॉन Q क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में C, यानी कि C1 क्या हो? C क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा के इक्वल। तो C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? C1 के लिए एंगल 30 है। ये एंगल कितना है? 30। तो C1 के लिए 1060 नहीं आएगा, 1030 आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और C2 के लिए क्या आ जाएगा? 1060 डिग्री। तो C1 अपॉन C2 का रेशियो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू √3। तो आंसर आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो बच्चों इसको ड्राइव करने के लिए आपको तीन बातें याद होनी चाहिए। पहले तो किंग रिलेशन याद होना चाहिए, अभी बताया है। E इज इक्वल टू V/D लिखा था मैंने, V/L लिखा था मैंने, V/R लिखा था, जिसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस D है तो आपको कौन सा लेना होगा? E इज इक्वल टू V/D, किंग रिलेशन से। और आपको क्या याद होना चाहिए? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया। आपको ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए, गॉस थ्योरम में मैंने बताया था स्पेशल केस में, शीट वाले में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट क्या होता है। जब एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तो उसमें बता दिया था कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम ड्राइव करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? CV। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में V। तो C इज इक्वल टू Q को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू A। सिग्मा इंटू A अपॉन में V, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगा देंगे किंग रिलेशन, E इज इक्वल टू V अपॉन में D।
तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसे पुट कर देंगे किसमें, देखिए कितने आसानी से रिजल्ट ड्राइव हो गया। तो C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन में V की जगह लिखेंगे सिग्मा D और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये रिजल्ट आ गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम बिटवीन प्लेट, यानी कि एयर होगा तो अलग कैपेसिटेंस होगा, प्लास्टिक होगा तो अलग होगा, ग्लास होगा तो अलग होगा, यानी कि प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, इस बात पर भी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो केस लेते हैं। एक बार हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मेटल डाल दिया, तो अब इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बच्चों इधर आ जाएगा। तो अब इस मेटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब मेटल या कंडक्टर के केस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है ई नॉट के। तो इस केस में अब इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट और ई पी दोनों इक्वल है और इक्वल और अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा इस रीजन में। बट अब अगर हम डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक के होने की वजह से इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो जोरदार नहीं होगा, थोड़ा कम पोलराइज होगा चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम पोलराइज होगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू पोलराइजेशन, लेकिन मेटल जितना नहीं होगा, यानी ईपी जो होगा वो ई नॉट से क्या होगा, कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, या आप इसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ये हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये कैपेसिटर है और इसके अंदर एयर है। अभी तो हम सब जानते हैं जब दो कैपेसिटर के अंदर एयर हो तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। अब अगर यही एयर को हटा करके कैपेसिटर के अंदर मीडियम डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कितना घटेगा अभी बताया पीछे, के से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। याद रखना एयर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग देखो बच्चों, काफ़ी इनफाइनाइट स्टार है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ड्राइव करना है जब उसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो डाल दिया गया, पूरे में नहीं डाला गया, T थिकनेस का डाल दिया। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, एक प्लेट पॉजिटिव का है ये और एक प्लेट क्या है माइनस, और इसके बीच का सेपरेशन D है। तो अगेन वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में V, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखिए, हम अब किंग रिलेशन लगाएंगे, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, पीछे ही बता दिया था, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED। तो यहाँ पर V दो होगा, एक V होगा एयर वाला, तो V फॉर एयर, अब प्लस में एक V होगा डाइइलेक्ट्रिक यानी मीडियम वाला, था V फॉर मीडियम लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ, यानी V1 हो जाएगा किसके लिए, एयर के लिए, और V2 हो जाएगा जो डाइइलेक्ट्रिक डला हुआ वो मीडियम के लिए। तो पोटेंशियल हो जाएगा, किंग रिलेशन क्या हो जाएगा, ये V इज इक्वल टू E1D1 किसके लिए, फॉर एयर, और ये हो जाएगा E2D2 फॉर मीडियम जो डाइइलेक्ट्रिक डाला हुआ उसके लिए।
अब हम सब जानते हैं, पीछे भी मैंने बताया, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के अंदर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एयर का थिकनेस कितना, गौर से देखिए, ये पूरा डी था और ये टी हो गया, तो एयर का थिकनेस कितना बचा, डी माइनस का टी। अब प्लस में मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बताया कितना हो जाता है, घट जाता है, कितना घटता है, के से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा, और मीडियम का डी कितना हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के, ये आ जाएगा वी। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन में वी। वी की जगह लिखेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और ये सब नीचे आ जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। ये आ गया कैपेसिटेंस जब इसके अंदर क्या डाला हो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हो। अब देखिए बच्चों, स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर इज filled completely with dielectric, when dielectric is filled completely, यानी पूरे में टी थिकनेस का नहीं, अब पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा। जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, जो टी है किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा डी के इक्वल हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू क्या डाल देंगे, D। तो कैपेसिटेंस अब क्या आ जाएगा, M। CM का मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम, अब पूरे में मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस डी अपॉन में के। डी से डी कट जाएगा, के चला जाएगा ऊपर, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डी। ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट जब इसके अंदर पूरे में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक डाला हो। अब सेकेंड स्पेशल केस देखो बच्चों, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो के कोई मेटालिक स्लैब हो, तो उस केस में के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस में T अपॉन में इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, एक नोट क्या है, हमने पहले पढ़ा जब कैपेसिटर के अंदर एयर था तो इसका कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब जैसे ही मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, हमने देख लिया स्पेशल केस में, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। यानी हमने नोटिस किया कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है वो एयर के कैपेसिटेंस का क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होता है, के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डालने से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, के टाइम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। याद रहे एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मूला ओनली। अब आप याद रखना, एनर्जी स्टोर का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है बच्चों हाफ CV स्क्वायर, एक होता है Q स्क्वायर अपॉन में 2C, और एक होता है बच्चों हाफ Q इंटू V। ये तीनों एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको बच्चों याद रखना है। इसको कैसे निकाला गया, जैसे हाफ CV स्क्वायर एक याद करना, और Q इज इक्वल टू CV है ना, Q इज इक्वल टू CV से C इज इक्वल टू Q अपॉन V निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2, C की जगह लिख दो Q अपॉन में V इंटू V स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा हाफ Q इंटू में V। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ से V निकाल लो, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C, तो इसमें डाल दो, तो एनर्जी स्टोर आ जाएगा हाफ C, और V स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2C। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ Q इंटू V। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है एनर्जी स्टोर का। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर होता है बच्चों, याद कीजिए, इसका एरिया क्या होता है A, और इसके बीच का जो सेपरेशन होता है, और इसके बीच का सेपरेशन होता है D। तो इसका जो वॉल्यूम होगा
वो वॉल्यूम एक क्यूबॉइड शेप का होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। नहीं, वॉल्यूम होता है LBH होता है ना, तो वॉल्यूम L इंटू B, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, इस वाले प्लेट का एरिया हो जाएगा, और H की जगह क्या हो जाएगा D। तो कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है A इंटू D। तो हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV² और वॉल्यूम के लिए क्या लिख दीजिए, A इंटू में D। तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, CV²। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और किंग रिलेशन से आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में D, पहले ही बता चुका हूँ। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, E² इंटू में D² अपॉन में AD। A से A कट जाएगा, D² से D² कट जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये E² है तो ये हो जाएगा, 2 भी था बच्चों तो 2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कभी कभी आपको शो करने के बोल देता है कि शो करो कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है कैपेसिटर का इतना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, जैसा कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या याद रखना, सीरीज में चार्ज क्या होता है बच्चों, सेम। सीरीज में सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में Q क्या रहता है, सेम, और V क्या हो जाता है अलग। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V3। अब तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, C सीरीज, और ये V वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे V डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो V को हम क्या लिख देंगे, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। और हम सब जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में C की जगह लिखेंगे C सीरीज। V1 के लिए Q तो सबका सेम होगा, तो Q अपॉन में C1। V2 के लिए Q अपॉन में C2। V3 के लिए Q अपॉन में C3। Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C सीरीज आ जाएगा बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया अगर कैपेसिटर सीरीज में हो। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, डायरेक्ट ये यूज़ कर लेना, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब 2 कैपेसिटर सीरीज में हो, डायरेक्ट ये यूज़ करना, ये अपॉन वाला नहीं लगाना। जैसे आपके पास 2 कैपेसिटर दे रखा है और ये सीरीज में है, 20 माइक्रोफैरड और ये है 40 माइक्रोफैरड, तो इसका सीरीज डायरेक्ट निकाल लेंगे। C1 यानी कि 20 इंटू में C2 यानी कि 40 अपॉन में दोनों का सम यानी कि 60। ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी 40/3 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन दोनों का। नेक्स्ट देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे 3 कैपेसिटर पैरेलल में दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, Q बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज Q1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2 और इसमें चलाएगा Q3। 3 पार्ट में चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या रहेगा, सेम। अब इसको हटा करके हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बना देंगे जिसका नाम क्या होगा, C पैरेलल, और ये V वोल्ट की सप्लाई से बच्चों कनेक्टेड रहेगा। Q क्या होगा, यहाँ Q डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C और यहाँ पर लिखेंगे C की जगह C पैरेलल लिखेंगे, C पैरेलल इंटू में V, और Q1 की जगह लिखेंगे C1 और V तो सबका सेम ही रहेगा, C2V और ये हो जाएगा C3V।
V कॉमन लेके कट जाएगा तो C पैरेलल क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो याद रखना सीरीज में क्या होता है अपॉन वाला, और पैरेलल में क्या होता है सीधे सीधे कैपेसिटेंस को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। किधर फ्लो होता है, जब भी हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से तो एक कैपेसिटर में से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है। कब तक चार्ज फ्लो होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। जैसे हमने अब इसे ड्राइव करके दिखाता हूँ, जैसे हमने दो कैपेसिटर ले लिया, एक का कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे का कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो अब इस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज इसका चार्ज होगा C1V1 और प्लस में इसका चार्ज होगा C2V2, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, ये पहले कनेक्ट नहीं था, अब इस दोनों को वायर से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर में से लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो अब इस केस में चार्ज क्या आ जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1V, अब प्लस में इसका चार्ज क्या आ जाएगा C2V। याद रहे चार्ज किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर की तरफ। कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब ये चार्ज हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जितना चार्ज पहले रहा होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा, बस किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाएगा। तो जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, बाद में रहेगा। तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस में C2V2, और यहाँ से V कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा C1 प्लस में C2। तो कॉमन पोटेंशियल, यही कॉमन पोटेंशियल है, इसका रिजल्ट आ गया C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसे गौर से देखें तो ये C1V1 C2V2 ये दोनों क्या चार्ज है, एक कैपेसिटर का और ये दूसरे कैपेसिटर का। तो हम लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज, और नीचे क्या है टोटल कैपेसिटेंस। तो क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस। तो ये था बच्चों